हेलो। इन दिस वीडियो विल कवर बटरफ्लाई गांधीमती अप्लायंसेस लिमिटेड। हो सकता है आप लोगों ने इस कंपनी के बारे में सुना होगा कभी ना कभी। जिन्होंने नहीं सुना, वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल। सो फर्स्ट विल कवर कंपनी बिजनेस मॉडल, देन विल कवर रेस्ट ऑफ द थिंग्स। द कंपनी स्टैब्लिश इन 1986। तब से कंपनी कंटिन्यूसली काम करी आज तक। अगर हम बात करें कंपनी का जो मेन फील्ड है, जिस फील्ड में कंपनी काम करती है, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जो किचन के जो हमारे किचन एंड इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होते हैं, वो सारे कंपनी बनाती है। अक्रॉस द इसकी जो प्रेजेंस है इंडिया में, ऐसा नहीं कुछ ही स्टेट में इसकी प्रेजेंस है। अब बात करते हैं इसके ब्रांड। इसका जो मेन ब्रांड है वह है बटरफ्लाई। इसी के साथ कंपनी ने नाम भी चेंज किया था, हम समझेंगे उसको। पहले ये समझ लेते हैं कि कंपनी फॉर्म हुई थी 1986 में। कंपनी का काम है मैन्युफैक्चर करना किचन अप्लाइंसेस एंड इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस। साथ ही में अगर हम बात करें इसके जो प्रोडक्ट हैं, आपको कुछ दिखाई पड़ रहे हैं किचन अप्लाइंसेस में से क्या क्या हैं। एलपीजी स्टोव्स हो गए, मिक्सर ग्राइंडर हो गए, ये सारे कंपनी बनाती है। उसके अलावा कुछ कुकर्स एंड कुकवेयर प्रोडक्ट हो गए एंड अदर में भी आप देख सकते हो। ये कुछ कंपनी के बेसिक डिटेल हैं। यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कंपनी का मेन फील्ड क्या है जहाँ कंपनी काम करती है। अब बात करते हैं कंपनी कुछ हाइलाइट्स के फॉर्म में। यानी 1986 में फॉर्म हुई और आज 2021 चल रहा है। इस बीच में क्या क्या हुआ, व्हाट एग्जैक्टली हैज़ चेंज्ड, वो समझने की कोशिश करते हैं हाईलाइट के फॉर्म में। यानी कंपनी जो बनी थी, ज़रा से इसको जूम कर देता हूँ, आप लोगों को अच्छे से दिखाई पड़ेगा। 86 में फॉर्म हुई थी एंड उसके बाद धीरे धीरे कंपनी ने काम शुरू किया, एक्सपैंड करना शुरू किया। फर्स्ट 86 में ही लॉन्च किया था फर्स्ट स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुकर इंडिया में इन्होंने लॉन्च किया था। एंड उसके बाद कंटिन्यूसली इन्होंने ग्रो करना शुरू किया। अब टाइम आ गया 92 से लेकर 94 के बीच में। कंपनी फर्स्ट टाइम जो लिस्ट हुई थी बीएससी में, ये हुई थी इसी बीच में। उसके बाद अगर हम बात करें 2000 और 2002 में इन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू किया यूएसए, यूके, कनाडा, जापान, ये सारी कंट्रीज़ में। तो यहाँ से हमें ये और समझ में आ गया कि कंपनी सिर्फ इंडिया में ही काम नहीं करती है, एक्सपोर्ट भी करती है, ओवरसीज़ भी कंपनी की प्रेजेंस बनी हुई है। आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। सिंस अगर हम बात करें बीच में कुछ इनके पास गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट भी आए थे, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। 2012 से 2014 के बीच में जो डेवलपमेंट हुई, इन्होंने अक्रॉस अगर हम बात करें जितने 28 स्टेट हैं, एज ऑफ नाउ 29 है, तो उन सभी में अपनी प्रेजेंस बना ली थी। तो ये कुछ कंपनी के हाईलाइट हैं। कंपनी के प्रोडक्ट आपके सामने हैं। बटरफ्लाई की इनका मेन ब्रांड है और उस ब्रांड के अंदर क्या क्या है जो इन्होंने रिसेंट में लॉन्च किए हैं, या फिर ये कहें न्यू मॉडल लॉन्चेस। ये आप देख सकते हो, बटरफ्लाई भीमा, बटरफ्लाई रैपिड प्लस एसजे, ये सारे ग्राइंडर हो गए, ये सारी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे इजीली आप देख पा रहे होंगे, या फिर स्टोव गैस हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी जो लीडरशिप है, या फिर एक नंबर्स के फॉर्म में इसको समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 है इन इंडिया किस फील्ड में, एसएस एलपीजी स्टोव्स में एंड टेबल टॉप वेट ग्राइंडर। यहाँ पे इस कंपनी का जो पोजीशन आती है नंबर 1 आती है। अब बात करते हैं 17 से लेकर 21 के बीच में जो इसका रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, CAGR की अगर हम बात करें 21, दिस इज ग्रेट, आप इसे अच्छा कह सकते हैं। वहीं बात करें टॉप 3 का रैंक आता है इन इंडिया में फॉर डोमेस्टिक किचन अप्लाइंसेस में। उसके बाद अगर हम बात करें इसको प्रेजेंस है 29 स्टेट्स में, तो आप ये कह सकते हो ऑलमोस्ट इंडिया के हर एक कोने में, हर एक स्टेट में इसकी प्रेजेंस है। साथ ही में अगर हम बात करें इसके जो 500 प्लस इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इसे हम कह सकते हैं इसका नेटवर्क भी इसका स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है। अगर हम बात करें इसके ऊपर डेट कितना है, एज ऑफ नाउ 28.3 CR का कंपनी के ऊपर डेट है। ये डेटा हमें है जून का डेटा दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ से हमें कुछ चीज़ समझ में आ रही है। साथ ही में हम इसके बात करें ग्रोथ जो इसकी रेवेन्यू हुई है FY21 में 28% की। तो कुल मिला के यहाँ पे हमें से कुछ झलक तो समझ में आ रही है इसके कहाँ पे लीडरशिप है, कहाँ पे फर्स्ट है, किस CAGR से बढ़ रही है एंड इसके नेटवर्क कैसा है। अब धीरे धीरे इसको डीप में समझने की कोशिश करते हैं। इसके Q1 के नंबर्स कैसे रहे, अगर हम FY21 से इसको कंपेयर करें, FY21 में जो इसके टोटल रेवेन्यू थे वो था 77 CR के आसपास, और एक साल के बाद वो हो गया था 144। तो आपको क्लियरली यहाँ पे जंप दिखाई पड़े, दिस इज़ गुड। EBITDA की बात करें, जब कोविड की वजह से पूरा देश लॉकडाउन झेल रहा था, तो इनके भी कुछ प्लांट हैं जो शट डाउन हो गए थे कुछ टाइम के लिए, ऑलमोस्ट 5 वीक के लिए कंपनी ने मेंशन भी किया हुआ, आप यहाँ इजीली देख सकते हो। तो इसके वजह से जब कंपनी 5 वीक के लिए बंद हुई थी, तो कंपनी के प्रोडक्ट है, कंपनी के सेल्स पे डेफिनेटली उन पे इम्पैक्ट पड़ा है। तो उसके वजह से हमको जो EBITDA है वो माइनस में दिखाई पड़ रहा था Q1 में लास्ट ईयर, -3.
पॉइंट, अभी जाके वो कोविड के बाद रिकवरी हो चुकी है, वो -3 हो चुका है, प्लस में 8 के आसपास। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो जो नेगेटिव है उसका भी रीज़न हमें पता है, प्लस रिकवरी इज़ मोर इंपॉर्टेंट। जो हुआ वो तो हुआ, आगे किस तरह से कंपनी सस्टेन कर पा रही है दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस। पिविट की बात करें, पिविट में भी जो -13 से ये वापस से पॉजिटिव में आ चुका है, ये भी अच्छी बात है। पेट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देने के बाद उसमें भी आप वो -8 से ये पॉजिटिव में आ चुका है। तो कुल मिला के कोविड का इम्पैक्ट भी दिखाई पड़ रहा है और उसके बाद रिकवरी भी दिखाई पड़ रही है। बाकी चीज़ें हमारे यहाँ क्लियर हो जाएंगी। FY 12 से यानी 2012 से लेकर 2021 तक का सारा डेटा आपके सामने है और इसमें इनका क्या है, ये नेट रेवेन्यू कैसा आया है। और नेट रेवेन्यू इनके 2 फॉर्म में है। बीच में इनको कुछ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट मिले थे, गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर मिले थे, हम ऐसे समझ सकते हैं। ये 2012 से लेकर 2016 के बीच में मिले एंड उसके बाद गवर्नमेंट के ऑर्डर रिपीट नहीं हुए। उसके बाद जो कंपनी की सेल बढ़ रही है वो कम्प्लीटली इनके खुद के ब्रांड के ऊपर आ रही है। तो 2012 के 16 के बाद आप यहाँ देख सकते हो इनके जो ब्रांड है उसकी जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यूसली हमें अप ट्रेंड में दिखाई पड़ रही है। ये हमारे लिए एक और पॉजिटिव बात हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पिछले जैसे हमारी बात हुई थी, इनके CAGR से इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है, यहाँ ज़रा फोकस कीजिएगा, एक सेकेंड में आपको दिखा देता हूँ। है ये आपको 16.5 CAGR से बढ़ रही है, आप ये देख सकते हो 17 से। सो दिस इज़ एक अच्छी रिकवरी हमें दिखाई पड़ी, दिस इज़ गुड फॉर अस। वहीं अगर हम बात करें जो इसका रेवेन्यू आता है इस कंपनी का, वो कहाँ से आता है, मेनली जो आता है वो साउथ से आता है एंड जो उसका बाकी नॉन साउथ से आप देख सकते हो वो उसकी परसेंटेज कम है। धीरे धीरे वो भी मार्केट शेयर गेन हो रहा है, बट दिस इज़ गुड फॉर अस कि कहाँ से कंपनी का जहाँ इनकी मेन जो इनका मार्केट है वहाँ से इनका ज़्यादा आ रहा है, दिस इज़ गुड फॉर अस। साथ ही में इनके कुछ रिसेंट में डेवलपमेंट की बात करें, इन्होंने टाई अप किया था। यहाँ पे अगर हम बात करें इस चीज़ को, टाई अप किया था किसके साथ, CSD कैंटीन होती है, तो वहाँ भी अब इस कंपनी के प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे, तो वहाँ से भी एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। ऑनलाइन भी शुरू हो चुका है, CSD है एंड CPC है और ये सब जगह इनकी प्रेजेंस दिखाई पड़ रही है। दिस इज़ अगेन गुड पॉइंट फॉर दिस कंपनी। अब समझने की कोशिश करते हैं इसके ओवरऑल रेवेन्यू, यहाँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपने देखा रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन किस तरह से बढ़ रहा है, क्लियरली आपको दिखाई पड़ रहा है 17 से लेकर 21 के बीच में अप ट्रेंड में है, दैट्स गुड। EBITDA की बात करें ये भी पॉजिटिव में आ चुका है, अगेन गुड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें ये बीच में फ्लैट हो चुका था 18 से लेकर 20, लेकिन वापस से इस साल हमें रिकवरी होते हुए दिखाई पड़ रही है। साथ ही में अगर हम बात करें EPS जो नेगेटिव था बीच में वापस एक 20+ हो चुका है, दिस इज़ गुड। डेट की बात करें, डेट टू इक्विटी रेशियो जो बीच में 1 से ऊपर चला गया था वापस 0.1 के आसपास आ चुका है, ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.1 आ चुका है एंड डेट अभी हमने जस्ट देखा था ऑलमोस्ट 28 के आसपास आ चुका है। अब बात करते हैं नेटवर्थ भी इसकी कंटिन्यूसली बढ़ रही है, तो यहाँ से हमें इसके फाइनेंशियल मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं एज ऑफ नाउ। पास में थोड़ा सा वोलेटाइल ज़रूर रहा है, बीच में नेगेटिव भी थे, लेकिन वापस अगर हम करंट सिचुएशन के हिसाब से बात करें यहाँ पे हमें चीज़ें इंप्रूव हो रही है पॉजिटिव वे में, जो हमारे लिए अच्छी बात हो जाती है। नाउ फोकस करें डेट। किसी कंपनी के लिए भी किसी भी टाइप का अगर हम डेट बात करें, डेट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म डेट, एक होता है लॉन्ग टर्म। इस कंपनी के शॉर्ट टर्म डेट की अगर हम बात करें, जो रफली बात करें 1 साल के अंदर ही देने होते हैं, तो वो बीच में एक बार 0 हो चुके थे ये FY 21 में, और वापस से कंपनी का जो ये अच्छी बात हो गई थी कि 0 हो गई थी, कंपनी के शॉर्ट टर्म डेट कंप्लीटली चुका चुके थे। बीच में कंपनी ने अगर FY 22 की बात करें, यहाँ पे कुछ डेट हमें बढ़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न जो है, शॉर्ट टर्म बोरिंग इज़ यूटिलाइज टू बिल्ड अप इन्वेंट्री फॉर द अपकमिंग सेशन के लिए, तो यहाँ पे उसके पीछे कंपनी ने कंप्लीटली रीज़न दिया है, ये हमारे लिए एक अच्छी बात हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके रिटर्न कैसे रहे, देखो 1 साल में कंपनी ने 268% का रिटर्न दिया, दिस इज़ ग्रेट। यानी कि आप समझ सकते हो 1 साल में कंपनी ने बहुत ही शानदार रिटर्न दिए। 2 साल के बाद 601% के रिटर्न, दिस इज़ ग्रेट। इसीलिए कह रहे हैं कि कंपनी में कई सारी चीज़ें पहले से पॉजिटिव वे में चेंज हो रही हैं। 3 साल की बात करें 371 और मैक्सिमम 229%। तो कुल मिला के अपने इन्वेस्टर को, अपने जो भी ट्रेडर को काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं, और क्या चाहिए हमें। अगर हम बात करें इसके पीछे के रीज़न, नंबर्स हमको दिखा कि पॉजिटिव वे में चेंज हो रहे हैं। सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ किस तरह से चेंज हो रही है वो भी देख लेते हैं। 5 साल में जो इसकी सेल्स ग्रोथ थी वो है -1, जो आपको रेड लाइन दिखाई पड़ रही है ये इसकी सेल्स ग्रोथ है। यहाँ ज़रा ये आप देख सकते हो, यहाँ पे 5 साल में -1, उसके बाद 17 और उसके बाद 28, तो कंटिन्यूसली हमें पॉजिटिव वे में चेंज होते दिखाई पड़ रहे, दिस इज़ गुड। बात करें 24, उसका 96 और 809, तो किस तरह से ये प्रॉफिट ग्रोथ चेंज हो रही है, दिस इज अगेन ह्यूमंगस फॉर अस। सो
ऐसे ही तो हमें चाहिए होता है कि कंपनी में ग्रोथ हो। और बाकी अगर हम फोकस करें रेशियोज़ के फॉर्म में, ROE एंड ROC यानी रिटर्न ऑन इक्विटी के फॉर्म में भी समझने की कोशिश करें, तो 5 साल की अगर हम बात करें उससे ज़ीरो के आसपास था, मतलब काफ़ी ज़ीरो के आसपास था, ये समझ लीजिए काफ़ी कम था। 3 साल में 8 और 1 साल में 17, तो वापस से ये इम्प्रूव हो चुका है, दिस इज़ गुड। अगर हम बात करें लॉन्ग रन में 5 साल में ROC की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हो 5 साल में 8, 13 एंड 21, तो दोनों पैरामीटर भी हमें इम्प्रूव की तरफ ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, नंबर्स अच्छे हैं, कंपनी का बिजनेस ऐसा है जो हर जगह यूज़ होता है, टाइप अच्छे कर रखे हैं, नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं, रेशियोज इंप्रूव हो रहे हैं, डेट कम हो रहा है और रिटर्न अच्छे दिए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, प्रमोटर के पास जो है सितंबर से लेकर जून के बीच का डेटा आपके सामने है। प्रमोटर के पास मैक्सिमम है 64.77, उन्हीं के पास है, सितंबर में भी उतने ही थे एंड जून की बात करें रिसेंट क्वार्टर का उतने ही थे। एफआईएस की बात करें 0.16 के आसपास सितंबर में थे, अभी भी 0.6 के आसपास है। तो एफआईएस के पास ज़्यादा होल्डिंग इस कंपनी में एज ऑफ नाउ नहीं है। डीआईएस के पास है 9.2 एंड 8.67 अभी है। तो डीआईएस ने 9.2 से 8.65 के आसपास रखा है, ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग अभी भी नहीं किया है। पब्लिक की बात करें 25-26 बना हुआ है, तो कुल मिला के पब्लिक का काफ़ी इंटरेस्ट इस कंपनी के ऊपर बना हुआ है। फोकस करते हैं कौन सा म्यूचुअल फंड है जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया आफ्टर एफआईएस एंड डीआईएस। IDFC स्टर्लिंग वैल्यू फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ फर्स्ट फंड है। सेकंड फंड की बात करें DSP स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये दो फंड है जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। जब आप अपनी रिसर्च करेंगे तो आपको कुछ और फंड के नाम भी दिखाई पड़ सकते हैं। नाउ फोकस करते हैं इसका डेट हमने देखा काफ़ी कम हो चुका है। जो डेट है जो एज ऑफ नाउ 28 के आसपास है, जो पहले काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, 1 से ऊपर हो चुका था, वो भी कम हो चुका है। साथ ही में अगर हम बात करें कैश भी कंपनी के पास है डेट से ज़्यादा। सो दिस इज़ ऑल नंबर्स आर इम्प्रूविंग और ये हमारे लिए अच्छी बात हो जाती है। नाउ फोकस करते हैं एनालिस्ट की। आफ्टर ये सारी कहानी के बाद जो एनालिस्ट मार्केट में बैठे हैं, जानकार बैठे हैं, उनकी एज ऑफ नाउ इस शेयर के ऊपर बाई की जो रेटिंग बन रही है ऑलमोस्ट 100% बन रही है। सेल और होल्ड की रेटिंग कुछ भी नहीं बन रही। तो यहाँ से आपको अच्छे से रिसर्च करनी है, उसके बाद ही कोई भी फाइनल डिसीजन लेना है, क्योंकि जो भी हम यहाँ पे बात करें कंप्लीटली लर्निंग के हिसाब से ही कर रहे हैं, किसी भी टाइप की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। बात करते हैं ये सारी कहानी के बाद इसके वैल्यूएशन क्या बोल रहे हैं। इंडस्ट्री पी चली 58 और ये स्टॉक हमें मिला 40 के आसपास, यानी इंप्रूवमेंट होने के बाद भी अभी भी ये अपने इंडस्ट्री पी से नीचे दिखाई पड़ रहा है। ईपीएस की बात करें 25, अगेन दिस इज़ गुड। डिविडेंड की बात करें 0.29 के आसपास। कंपनी डिविडेंड देती है लेकिन बहुत अच्छा डिविडेंड नहीं देती है। जितना भी फोकस है कंपनी का अपने ग्रोथ में ही है। अगर बात करें ये सब के बाद इसके चार्ट को समझने की कोशिश करता हूँ। वीकली का चार्ट लगा हुआ है एंड वीकली में ट्रेंड आप देख सकते हो किस तरह से इस शेयर ने रिटर्न दिया है। चार्ट का हम फर्दर डिस्कस करें, अगर अभी तक आप प्राइवेट चैनल का पार्ट नहीं बनाए या फिर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हैं, अकाउंट ओपन करा सकते हैं। एलिस ब्लू, एंजल ब्रोकिंग या पेटीएम मनी, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अदरवाइज एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं, वो आपको चैनल पर मिल जाएगा। एग्जिट करने से पहले एक बार चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। एक वीडियो बनाने में हमें थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है, अगर आपको ठीक लगता है तो लाइक कर सकते हैं, अदरवाइज रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट इसी तरह की वीडियोस आपको मिलते रहें। अब समझते हैं इसका चार्ट को। चार्ट आपके सामने लगा 2020 के क्रैश से, यहाँ से ज़रा समझने की कोशिश करते हैं तो ही हम ठीक से समझ पाएंगे। ये है 2020 और ये था मार्च का टाइम। उस वक्त ये शेयर 100 रुपये के आसपास आ गया था, यानी 100 रुपये का शेयर, और इस वक्त आप देखेंगे ऑलमोस्ट ये आपको 1000 से भी ऊपर दिखाई पड़ रहा है। ये 100 रुपये का शेयर 1000 पहुंच गया। तो कैसे रिटर्न दिए हैं इसने पिछले एक साल में, आपके सामने कुछ भी छिपा नहीं है। वीकली के टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं इसको, वनडे में हम तुम देखेंगे तो अभी भी अगर हम देखेंगे ये जो इसका ये रेड लाइन दिखाई पड़ रही है, ये है 20 वीक AMA है। कभी भी इसका साथ नहीं छोड़ा, जब भी इसके आसपास आता है वापस इसमें बाइंग आ जाती है। ऐसा इसका बिहेवियर अभी तक रहा है। अभी क्या है, ये अपने सारे इंपॉर्टेंट जितने भी मूविंग एवरेज है सभी के ऊपर चला गया है। तो यहाँ से और जो इस वीक के कैंडल बनते हमें दिखाई पड़ रही है, आखिरी वाली वो रेड बन रही है, ऑल्दो वीक बचा हुआ है अभी, एंड वहाँ से इसमें एक अच्छी तेज़ी भी आ गई है। तो यहाँ से ज़रा सा कुछ प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखाई पड़ सकती है शॉर्ट रन में। तो ऐसे में अगर कोई भी इसमें डिप आता है, मार्केट में कोई भी हिकअप आता है, तो ऐसे ही शेयर तो हमें चाहिए होता है जो इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास हमें मिले, सो दैट हमें अच्छा शेयर भी तभी अच्छा रिटर्न देगा जब हम उसको अच्छे प्राइस पर लेंगे। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छे प्राइस पर लेने के बाद अच्छे लेवल पे एग्जिट करेंगे। ये तभी होगा जब आपको अच्छे से टेक्निकल की नॉलेज होगी। तो यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं वनडे पे। वनडे का चार्ट आपके सामने लग चुका है। ऐसे में अगर हम दो दिन की बात करें, फर्स्ट डे सेकंड डे कंटिन्यूसली में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो अगर ऐसे में शेयर हमें किसी भी दिन
अगर इसका बेस्ट प्राइस की बात करें वो 950 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। जो वीकली पे भी जो उसकी रेड लाइन थी 20 वीक ईएमए वो 950 दिखाई पड़ रहा था, और अभी कहाँ ये रफली बात करें 1031 के आसपास है। इस लेवल की हम बात करें, अब मार्केट में अगर कभी भी गिरता है, ये इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है, ये प्रीवियस हाई भी है और यहाँ पे सपोर्ट भी है। अगर कभी मिल जाता तो इस लेवल के आसपास तो बेस्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ आएगा नहीं आएगा एज ऑफ नाउ पहले से कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन इसको वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं, क्योंकि एक नई कंपनी के बारे में आप आज समझ चुके हैं, उसके काम समझ चुके हैं, उसकी प्रेजेंस समझ चुके हैं, उसके फाइनेंशियल समझ चुके हैं, यानी उसके नंबर्स और रिटर्न सब कुछ समझ चुके हैं। तो ऐसे में अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अच्छे शेयर को अच्छा अपने वॉच लिस्ट पे लगा के रखना, सो दैट जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिली, कभी भी मार्केट में फॉल आता है तो हमारे प्राइम लिस्ट पे अच्छे शेयर होंगे, तभी हम अच्छे लेवल पर उनके बाय कर पाएंगे। अदरवाइज ऐसा ना हो कि हम ऐसे वैसे शेयर में फंस जाएं। तो अगर हम बात करें एज ऑफ नाउ क्या चार्ट में कोई वीकनेस है, बिल्कुल भी नहीं। अपने 10 डे ईएमए से भी ऊपर अभी ट्रैवल कर रहा है। तो ऐसे में 1000 के नीचे अगर शेयर मिल जाता है, 1000 के नीचे और 950 के आसपास कभी भी, तो बेस्ट लेवल हो जाएगा फ्रेश बाइंग के लिए। तब तक शॉर्ट टर्म के लिए आप इस पर नज़र रख सकते हैं, अदरवाइज लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म के लिए आपने जिस भी लेवल के आसपास इन्वेस्ट किया, आपको बने रहने की ज़रूरत है। कोई भी टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है। एज ऑफ ना चार्ट बिल्कुल पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है, बुलिश दिखाई पड़ रहा है। लेवल्स आप समझ गए। अगर गिरावट पे आती है, क्या करंट प्राइस में ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, बस यहाँ से थोड़ा सा नज़रिया थोड़ा सा दूर का होना चाहिए, क्योंकि अगर इतनी अच्छी रैली देने के बाद आप ये खुद ही देखिए, इतनी अच्छी रैली के थोड़ा सा अगर इतना भी रिट्रेसमेंट आ जाए तो इसमें कोई टेंशन की बात हमारे लिए होनी नहीं चाहिए। चलिए, इस वीडियो में हमने मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश की। बाकी इसके बाद भी अगर आपके कुछ क्वेरी रह गए हैं, आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।